हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबैर अहमद एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने टॉक शो विद ज़ुबैर अहमद में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है, हम हर बार आपको नए नए गेस्ट से रूबरू करवाते हैं। तो उसी फहरिस्त में जो आज हमारे बीच हैं, उनके बारे में मैं आपको ज़्यादा ना बताते हुए डायरेक्ट आपको उनसे रूबरू करवाता हूं, ताकि आप उनके बारे में जान सकें। वंदना जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप आ गए तो और अच्छे हो गए। शुक्रिया। पहले तो आपका मैं स्वागत करती हूँ और आपके दर्शकों का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। जी, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आपके बीच आई और इस शो पे आई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वंदना कौन है? एक शायरा है, एक गायिका है, एक कवित्री है, या फिर एक सोशल एक्टिविटिस्ट है? क्योंकि आपकी जो कविता होती है ना, उनमें मैंने हमेशा क्रांति देखी है। जी। तो बताइए, आप एक बार आप ही बता दीजिए। अ, पहले तो ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि कौन है आप? बहुत सारे लोग मुझे बहुत तरीके से देखते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि तुम खुद को कहती तो कवित्री हो, हम्म। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम नेत्री हो। हम्म। नेताओं वाली लुक आता है और देखने में तुम अभिनेत्री लगती हो। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि तुम आज की सावित्री हो, क्योंकि उस दौर में जब सावित्रीबाई फुले ने एक बेड़ा उठाया था बेटियों को पढ़ाने का, जी। एक घिसी-पिटी जो परंपरा थी उसके खिलाफ जो उन्होंने क्रांति की थी, उस क्रांति की थोड़ी-सी जो झलक है, जी। वो मैं चाहती हूँ कि मुझ में हाय दिखे। हाय, क्या बात और है। मैं उनका जो विचार रहा है, जी। मैं उसको लेकर चलती हूँ। लेकिन अगर आप मेरी मम्मी से पूछेंगे तो वो ये कहेंगी कि नहीं, मेरी बेटी प्रधानमंत्री है सीधा, क्योंकि उनकी नज़र में मैं ही उनकी हीरोइन हूँ, सब कुछ हूँ, तो वो किसी को नहीं देखती। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि एक जो मिशन है, जी। अम्बेडकराइट्स जी, जी, मिशन, जी। उसकी मैं एक छोटी-सी कार्य करती हूँ। जी, क्या बात है। हाँ, मैं वो जो कारवां है मैं उसको लेकर बढ़ाना चाहती हूँ, आगे थोड़ा-सा योगदान देना चाहती हूँ बस। क्या बात है। अच्छा, आप पूरे देश में जो है काव्य पाठ करती हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं। जी। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये सिलसिला कब और कहाँ से शुरू हुआ? अ, हुआ यूँ कि मेरे पापा जो हैं, जी। मेरे पहले गुरु वही रहे हैं, जी। अभी भी वो हैं, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। लिखने का शौक पापा को था दरअसल। अच्छा। हाँ, तो उनसे मुझे मिला। और पहले पापा कुछ भी लिखते थे, तो वो पढ़ तो नहीं पाते थे, सिर्फ़ लिख पाते थे। तो 2 तरह के होते हैं कवि, एक तो लिखते और पढ़ते दोनों हैं, जी। एक होते हैं जो सिर्फ़ लिखते-लिखते हैं। तो मेरे पापा उनमें से थे जो सिर्फ़ लिखते हैं। तो जब वो लिखते थे तो वो उसका एक्सपेरिमेंट मुझ पे करते थे और मैं उसको पढ़ती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके आदर्श जो हैं वो आपके पापा हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बात है। पापा रहे। अच्छा, ज़्यादातर आपके गाने जो होते हैं वो मिशनरी होते हैं। जी। क्या आपने हिंदी गाने भी गाए हैं? अगर कुछ गाए हैं तो ज़रूर सुनाइए। जी, बिल्कुल, मैंने हिंदी गाने भी गाए हैं, हुँ। लेकिन ज़्यादातर मैंने मिशन मोमेंट के गीत गाए हैं, क्योंकि मेरा जो माहौल रहा है, हुँ। वो ऐसा ही रहा है, शुरू से ही घर में हुँ। ही रही है। एक जो अवेयरनेस का बेड़ा उठाते हैं, वो मेरे गाँव में मेरे पापा ने उठाया। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर पूर्वांचल में आप देखेंगे कि महिलाओं को, है ना, बहुत ही कम एज में शादी होते हुए मैंने भी जी। देखी है। शादियाँ इसलिए हो जाती थी कि पढ़ के क्या करेगी लड़की है, और 12वीं तक पढ़ा दो, कुछ अच्छा-सा हो जाएगा, कुछ जी। बेहतर लड़का मिल जाएगा। आय तो हाँ, तो हाय! जल्दी शादी कर दो और इससे ज़्यादा क्या ही करना। तो मैंने वो दौर भी देखा है। तो उस दौर में मेरे पापा ने स्टार्ट किया था कि नहीं, हमें पढ़ाना है लड़कियों को, और हम 4 बहनें हैं और चारों को पापा ने पढ़ाया। क्या तो बात ये है। जो सिलसिला था ये वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक जो मैंने दौर देखा है, मैं उससे निकल कर आई हूँ। मैंने गीत इसीलिए मिशनरी गाए हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, लेकिन हिंदी गाने भी मैंने कई सारे गाए हैं, ऑडिशन दिए हैं। क्या बात है। तो 1-2 गीत मैं चाहती हूँ कि मैं वो जी, बिल्कुल। सुनाऊँ। मेरा पसंदीदा जो गीत रहा है, मैं एक ऑडिशन में मैंने सुनाया था, जी। मैं वो चाहती हूँ कि मैं वो सुनाऊँ जी। कि
मुझे तेरी मोहब्बत का आहा, सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, क्या बात, मुझे तेरी। तो ये गीत था जो मैंने सुनाया था और मुझे वहाँ पे प्राइज़ भी मिला था, लेकिन मैं उसके आगे नहीं गई, मैं इसी फील्ड में रह गई और उसके बाद पढ़ाई लिखाई में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे मौका नहीं मिला। तो हमेशा से मैं कवित्री नहीं बनना चाहती थी, लेकिन बन गई। बन गई। चलिए, अच्छा है। अच्छा, कविता में इंटरेस्ट जो आया वो कैसे आया और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ। और आपकी फेवरेट कविता कौन सी है? कविताएं मुझे तो बेहद पसंद, जी, स्टार्टिंग से ही जी। गीत, और वो भी ऐसे गीत जो आजकल के बच्चे पसंद करते हैं, हिप हॉप और ये रैप जी। वगैरह। मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ कि मैं 80s और 70s और 90s के गीत सुनती रही हूँ, तो वो एक अलग ही एरा था। लेकिन कविताओं का क्या है कि मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ, जैसे कि राहत इंदौरी साहब हो गए, जी। हाँ, उनकी कविताएं अलग लेवल की होती हैं। उसमें वो सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते हैं, है ना, वो जो जमीनी स्तर का दर्द होता है लोगों की, जी, सरकार के खिलाफ भी जी। बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, जी। तो वो मेरे बहुत पसंदीदा हो रहे क्या हैं। बात है। दुष्यंत कुमार जी रहे हैं, उनकी एक जो कविता है मेरी पसंदीदा है और मैं हमेशा से उसको पढ़ती हूँ। जी। वो ये है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आहा, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी क्या बात चाहिए। है। और उसका सबसे जो फेवरेट है कि महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा हंगामा। खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम्म। कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आहा, और उसका जो सबसे आखिरी वाला है कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं ये आग लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात तो ये है। मेरा पसंदीदा है और उनके इन लाइनों में ना एक क्रांति, एक आंदोलन की झलक जी। दिखती है जो हमारे बहुत काम आती है। क्या बात है। जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप बड़े-बड़े मंचों पर जाती है तो आप वहाँ पर काफ़ी निडर होकर बोलती है। जी। तो रियल लाइफ में वंदना कैसी है? रियल लाइफ में वंदना ऐसी है कि जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं, मेरा मानना ये है कि इंसान होने की जो शर्त है ना, वो ये है कि आपके अंदर इमोशंस होने चाहिए, आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, प्यार होने चाहिए, आप सेंसिटिव होने चाहिए, नहीं तो आप इंसान होने की शर्त पे खरे नहीं उतरते। तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। ज़्यादातर लड़कियाँ जो होती हैं वो उनको ये लगता है कि वाओ, वंदना क्या कह रही है, कितनी निडर है, लेकिन मैं निडर तो हूँ लेकिन मैं बहुत इमोशनल भी हूँ। बहुत सारी बातों पे मुझे रोना भी आता है। वो अक्सर आ ही जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन है, ऐसा है और मुझे लगता है कि सब लोगों के साथ ये होता है। अगर आप नहीं है तो आप में, और अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है तो या तो आप इंसान के एक लेवल ऊपर हैं या फिर नीचे हैं, इंसान नहीं है। तो मेरा मानना ये है। क्या बात है। अच्छा, वंदना की क्या राय है कवियों को लेकर और आपका फेवरेट कोई कवि या कवित्री कौन है? कवियों को लेकर मेरा ये मानना है, जी। जैसे मैंने कहा कि कवि होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कवि की जो कलम होती है ना, वो क्रांति का आगाज करती है। मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत वाले शेर और शायरियों से ऊपर उठना चाहिए, है ना। जी। हमें जनता का दर्द भी लिखना चाहिए, हमें महिलाओं की पीड़ा भी लिखनी चाहिए। जी। जो कभी एक महिला घूंघट में बहुत सारी चीजें जो धुंधली धुंधली देखती है, हमें वो भी लिखना चाहिए। क्या बात है ना। क्या बात तो मेरा ये मानना है कि कवि की जो कलम है वो आज़ाद होनी चाहिए और इससे हटके भी कुछ लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा भी है और मैं वही कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप मेरी कविताओं में प्यार मोहब्बत से परे देखेंगे बहुत सारी चीजें। तो ये मेरा है और मैं ये मेरा ये मानना है कि एक कवि को सरकार से भी सवाल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि आप वो हैं कि आप अपनी कलम से जो लिखते हैं ना, वो लोगों तक जाता है। क्या बात वो लोगों के दिलों तक जाता है, वो एक आइडल बनते हैं आप, है ना। जैसे कि बहुत सारे शायर रहे हैं जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं और जो वो लिख के गए हैं वो लोग उनको सुनते हैं। और ज़्यादातर लड़कियों के बारे में जो लिखा गया है, फूल पत्ती झरने आंचल काजल जुल्फे, है ना,
कोमल वगैरह, तो ये सारी लड़कियां बनना भी वैसा ही चाहती हैं। अच्छा। अगर उनके लिए लिखा गया होता कि तुम झांसी की रानी हो, अगर उनके लिए लिखा गया होता कि तुम बहादुर हो, अगर उनके लिए लिखा गया होता कि तुम फाइटर हो, तो वो बनना चाहती। आजकल की लड़कियां जो है उन्हें वो ज़्यादातर अपने इनर ब्यूटी से ज़्यादा अपने अपर ब्यूटी पे ध्यान देती हैं, फेस वगैरह, जुल्फ वगैरह, क्योंकि जी। वो लिखा ही गया है। वो परिभाषा ही वही समझती है कि ब्यूटी यही है। नहीं, तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसा होना चाहिए। और रही बात, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फेवरेट हैं। राहत इंदौरी साहब का मैंने नाम लिया है, जो उनका एक शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये होते हैं शायर, है ना, ये होते हैं कवि। एक कवि को ऐसा ही होना चाहिए, मेरा मानना है। क्या बात है। अच्छा, एक इससे हटके एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या वंदना सिद्धार्थ किसी को डेट कर रही हैं? और प्यार को लेकर वंदना की क्या राय है? नहीं, वंदना सिद्धार्थ डेट नहीं कर रही हैं अभी। जी। बहुत सारे कामों में उलझी हुई हैं। बहुत सारी उनके कंधों पे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें वो पूरा कर रही हैं। खुद के लिए कुछ बेहतर करना चाहती हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहती हैं। जिनकी उम्मीदें मुझसे हैं, मैं उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहती हूँ। जी। तो अभी मैं डेट तो नहीं कर रही है। क्या बात है, सच है झूठ है? अब आप जो मान ले। चलिए खैर, हमने तो मान लिया कि आप झूठ बोल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं साथ ही पूछना चाहूँगा। मैंने देखा है अक्सर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर आप ज़्यादा कविताएं जो है वो पढ़ती है, जी। तो क्या आप जातिवादी हैं? नहीं, मैं जातिवादी नहीं हूँ। अच्छा, पता नहीं क्यों लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैंने ऐसा कुछ बोला। तो डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ किसी एक कौम के नेता नहीं है, किसी एक जी। कौम के लीडर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, उनको पूरी दुनिया में माना जाता है। जी। जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ के आए, वो यूनिवर्सिटी गौरव महसूस करती है अपने ऊपर कि डॉक्टर अंबेडकर यहाँ से पढ़ के गए। अंग्रेज प्राउड फील करते हैं कि वो हमारे यहाँ कभी आए। उनसे हमारी मीटिंग हुई। वो उनको चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे। उनकी खुद की लाइब्रेरी में 35,000 बुक्स थे। तो डॉक्टर अंबेडकर किसी एक कौम के नेता नहीं है। और जातिवादी तो हम खुद ही जातिवाद के खिलाफ है, डॉक्टर अंबेडकर भी रहे। तो जातिवादी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन मैं उनके लिए इसलिए मैं ज़्यादा मेरा एक उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो महिलाओं के लिए किया वो किसी ने नहीं किया, है ना। इसलिए अगर मैं अभी भी मैं ये कहती हूँ कि मैं किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में अगर मैं पैदा हुई होती, फिर भी मैं डॉक्टर अंबेडकर को इतना ही मानती जो अभी मानती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है नानी वानी को, अपने दादी वादी को, कि वो जानती ही नहीं थी कि इस दायरे के बाहर भी कोई दुनिया है। मैंने देखी है वहाँ से निकल के। तो मुझे ये लगता है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप देखते हैं अभी देश में जितनी महिलाएं हैं देश को गौरवान्वित करती हैं, जैसे कि लता मंगेशकर हो गई, है ना, सानिया मिर्जा हो गई। अभी 2 वीरांगनाएं हमारी जाबाज महिलाएं रहीं, व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। तो आपको लगता है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल नहीं लाए होते, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं दिए होते, तो ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाता। इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ज़्यादा लिखती हूँ। क्या बात है। जय भीम से क्या मतलब है आपका? जय भीम सिर्फ एक शब्द नहीं है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये जय भीम बोल रहे हैं तो ये आरक्षण वाले हैं और ये बाबा साहब को मानने वाले हैं, ये दलित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जय भीम वो बोलता है जो समानता में विश्वास रखता है। क्या बात है। जय भीम वो बोलता है जो मानवता में विश्वास रखता है, जो बराबरी में विश्वास रखता है, वो जय भीम वाला है। मेरा मानना ये है। क्या बात। भीमवाद क्या है? भीमवाद, देखिए, पहले ऐसा था, एक अपने देश में चला था मनुवाद। मनु का विधान बहुत साल पहले, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी सम्मानजनक बातें लिखी गई थी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी वगैरह वगैरह, स्त्रियों को कभी भी आज़ाद नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। लेकिन जब भीमवाद का टर्न आता है तो उसमें लिखा जाता है कि
बराबरी का अधिकार महिलाओं को भी है। और बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं उस समाज की प्रगति इससे नापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की, मैं उस देश की प्रगति इससे भी नापता हूँ कि क्या वहाँ की बात। महिलाओं ने कितना तरक्की किया। तो भीमवाद की मैंने ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं लिख पाई, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ जी। कि भीमवाद का मतलब ये है कि संविधान की सुरक्षा, मानवता की रक्षा, जीवन की हर परीक्षा और समाज की समीक्षा ही भीमवाद है। क्या बात है। कर्तव्य का अनुपालन, देश का संचालन, नेक अनुशासन, स्वच्छ प्रशासन, ये सब परिभाषाएं हैं। बेटियों को बचाना, उनकी आबरू बचाना, उनकी आवाज़ उठाना, उनकी अधिकार के लिए निकलना, ये भीमवाद है। क्या बात। तो मेरा ये मानना है कि ये भीमवाद की परिभाषा हो सकती है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी लोग जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जो है विरोध करते हैं, उनको नापसंद करते हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, अभी भी ये देश में तो ये दौर चला आ रहा है, और आप देखेंगे कि जो देश की राजनीति है वो डॉक्टर अंबेडकर के इर्द गिर्द ही घूमती जी। है ना। कोई उनके खिलाफ में आके बोलेगा तो कोई उनके समर्थन में, और जी। ज़्यादातर चुनाव के टाइम में तो डॉक्टर अंबेडकर सबके हाथों में दिखते ही हैं। जी। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग उनको नापसंद करते हैं, जिस इंसान ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया, सबसे खूबसूरत संविधान दिया, जिस इंसान ने आरबीआई दी आपको, जिस इंसान ने हिंदू कोड बिल दिया, जिस इंसान ने देश में लोकतंत्र दिया। लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता फैसला करेगी। पहले जी। क्या होता था कि राजा के बेटे हो गए तो उनका वो हो गया कि वो राजा ही हैं। तो इतना खूबसूरत विधान दिया, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, है ना। तो आप ऐसे इंसान से नफरत करते हैं और ऐसे इंसान से आपको दिक्कत है, तो ये आपकी दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है, क्या है ना। बात। क्योंकि उनको तो दुनिया ही विद्वान मानती है, और वो हैं। अगर देखा जाए तो इतनी मुश्किल परिस्थितियों से निकल कर इतना बड़ा काम कर जाना, जिससे देश चल रहा है अभी। क्योंकि जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, संविधान उनकी भी रक्षा करता है। बिल्कुल। वो किसी भी किताब से नहीं हो सकता, वो उनको न्याय नहीं मिल सकता, संविधान से ही मिलना है। इवन अगर मैं बड़ी बात लोगों को लग जाएगी, मैं कह दूंगी, जो अयोध्या में चल रहा था मुकदमा मंदिर को लेकर, वो भी संविधान की बदौलत ही सुलझा है। संविधान की वजह से ही वहाँ भी न्याय मिला है। तो संविधान का विरोध पता नहीं क्यों करते हैं। मुझे तो तरस आता है उनकी मानसिकता पे, कितनी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं कि ऐसे इंसान से कोई नफरत कैसे कर सकता है। तो ये है। और मेरे तो बहुत सारे शेर संविधान के लिए ऐसे होते हैं, संविधान विरोधियों के लिए। तो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लग जाती है। मेरे पास तो बड़े सारे फ़ोन भी आते हैं, धमकी भरे भी फ़ोन आते हैं, सलाह के लिए भी आते हैं। तो ऐसा है। चलिए, खैर, बात तो आपने अयोध्या की, तो इस पर तो बड़ा एक अलग ही टॉपिक छिड़ सकता है, और खैर मैं इस बात को यहाँ पे अवॉइड करूँगा। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप शायद राजनीति में रुचि रखती हैं, तो क्या ऐसा है कुछ? हाँ, राजनीति में इंटरेस्ट है, सबको होना चाहिए। अच्छा, ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि जो किसी पार्टी विशेष से है वही राजनीति करता है। ऐसा नहीं है। जी। आप यहाँ पे बैठे-बैठे भी राजनीति करते हो। अगर आप उसमें सोशल मीडिया पे हैं, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट जी। कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, आप बातचीत तो कर ही रहे हैं। हम सब राजनीति का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं कि हम राजनीति का हिस्सा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा इंटरेस्ट अलग रहा है, क्योंकि मेरे पापा जुड़े रहे हैं हमेशा से। तो मैं तो बचपन से ही गई हूँ मंचों पे और ऐसे प्रोग्राम्स में नेताओं के बीच। तो मेरा इंटरेस्ट तो रहा है हमेशा से। चलिए। और कभी मुझे ऐसा मौका लगा तो मैं ज़रूर। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुमने मुझे डरा दिया ये कह के कि आप भी राजनीति कर रहे हैं। मैं तो बड़ी हर एक मोहब्बत के साथ जो है इंसान आपसे बातचीत कर रहा हूँ। खैर, हाँ, चलिए इस बात को हटाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप राजनीति में इतनी रुचि रखती हैं, इतनी दिलचस्पी रखती हैं, तो मोदी जी के बारे में आपके क्या ख्याल है, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? मोदी जी के लिए मेरे जो ख्याल हैं, हम्म। ये मेरे भी हैं और जनता के भी हैं, ज़्यादातर लोगों के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो और उनकी पार्टी एक जो विचारधारा थी, फूट डालो और राज करो, अंग्रेज़ों का, जब वो आए थे, उन्होंने देश में फूट डालो और राज करो का अच्छा, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। मैं तो सिर्फ आपके विचार सुन फॉर्मूला रहा हूँ। दिया, और उन्होंने किया भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो माहौल है, धर्म, हिंदू और मुस्लिम, जी। इसके इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति टिकी हुई है।
और जब देखो उनके जो नेता होते हैं मंचों से बहुत सारे भड़कीले भाषण हिंदू मुस्लिम को जी। लड़ाने वाला, ये सारी चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो इस फॉर्मूले पे काम करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद तो हद ही हो गई। जो उन्होंने डिब्बों पे अपनी फ़ोटो चिपका के सिंदूर बाँटा है, आपको पता है? ना, मुझे इस बारे हाँ, में नहीं मालूम। तो उसके बाद जो मैंने उनके लिए 4 लाइनें लिखी थी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं वही बोलूँगी कि उस शख्स की हिम्मत तो देखो, दस्तूर बाँटने निकला था। जी। उस शख्स की हिम्मत तो देखो, दस्तूर बाँटने निकला था। नैनों में हया के नीर नहीं और नूर बाँटने निकला था। हाँ। तरसती रही पत्नी जिसकी जीवन में चुटकी भर के लिए, हाँ। तरसती रही पत्नी जिसकी जीवन में चुटकी भर के लिए, वो शख्स देश की बहनों को सिंदूर बांटने निकला था। तो मैंने उनके लिए 4 लाइनें उनके सम्मान में पेश किए थे। अभी जब मैं नागपुर में गई थी तब मैंने पढ़ा था, और अभी आपने पूछा तो मैंने अभी बताया। क्या बात है। लेकिन मुझे जो है दिल से बड़े पसंद है मोदी जी। जी। और माशाल्लाह तरक्की अच्छा कर ही काम रहे हैं कर रहे देश हैं, में। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा शेर जो आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए था कहीं मंच पर, लेकिन आप नहीं पढ़ पाई? ज़्यादातर जो मंच मुझे मिलते हैं वो सोशल होते हैं, है ना? जी। तो उन पे मैं वही बात करती हूँ जो वहाँ के काम की होती है। जी। लेकिन एज़ अ कवित्री मेरा भी मन करता है कि मैं बहुत सारी जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं पढूँ। तो मणिका दुबे करके एक शायरा है, जी। तो उनकी एक जो कविता है, गज़ल जी। है, वो मुझे इतना पसंद आया, जी। जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि मैं पढूँ शहर के शोर में। क्या होता है? हाँ, और वो उसकी जो पहली लाइन है ना, शहर के शोर में तन्हाइयाँ हैं, तो वो मुझे बड़ा फ़ील होता है क्योंकि मैं 10-12 साल से घर के बाहर हूँ, और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस शोर में सच में मैं तन्हा हूँ, तो मैं जी। चाहती थी कि मैं वो पढूँ। क्या बात है। पढूँ? हाँ, अभी पढ़े आप, बिल्कुल पढ़े। हाँ, मैं पढ़ती हूँ तरन्नुम के साथ। मुझे और मंचों पे तो मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन नहीं, नहीं, आपके यहाँ सामने आप पढ़ ज़रूर सकती हूँ। पढ़ें, हाँ। बिल्कुल। शहर के शोर में वीरानियाँ हैं, हाँ, हाँ। शहर के शोर में वीरानियाँ हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयाँ हैं, क्या कहना है। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, हाय हाय। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं, शहर के शोर में। क्या बात है, क्या बात है। और शुक्रिया, वाकई में शुक्रिया। मनिका दुबे जी जो है बहुत अच्छा लिखती हैं। हाँ, बहुत अच्छी। बहुत ही अच्छी कवित्री उनकी है। आवाज़ बहुत अच्छी है। और आवाज़ अच्छी के होने के साथ साथ जो है वो इंसान भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैंने भी एक बार जो है उनके साथ मंच साझा किया है, जी। तो काफ़ी अच्छी हैं बातचीत में। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बाहर रहने की बात कर रही थी, तो कभी कोई ऐसा वक्त आया है जब वंदना सिद्धार्थ पूरी तरह से बिखर गई हो और घर वालों से छुपाना पड़ा हो? बहुत बार। अच्छा। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा, जी। क्योंकि जब हम घर से बाहर रहते हैं तो हम जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं ना, घर में तो हम बच्चे रहते हैं, लेकिन हम किसी भी उम्र में घर से बाहर निकलते हैं तो सडनली हम बड़े हो जाते हैं। जी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं बताना है, ये छुपाना है क्योंकि ये घर वाले परेशान हो जाएँगे, और मैं इसको खुद ही हैंडल कर लेती हूँ, घर वालों को पता ना चले, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगा है कि अब बस, अब चलते हैं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने किया है और खुद ही किया है, खुद ही खुद को सँभाला है, तो क्या बात बहुत है, बार क्या ऐसा बात है। हुआ है। काफ़ी हिम्मत वाली है यानी कि वंदना सिद्धार्थ। हाँ, ये तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा वंदना जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि आप यूपी से आती हैं, जी। और यूपी जो है वो भोजपुरी का गढ़ है एक तरीके से। तो क्या आपने कभी कोई भोजपुरी सॉन्ग जो है वो गाया है? या फिर अक्सर देखा जाता है कि भोजपुरी में मतलब अश्लीलता वगैरह होती है। तो आप कैसे देखती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को? भोजपुरी एक्चुअली, भोजपुरी लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत ही मीठी लैंग्वेज है, लेकिन
कुछ लोगों ने 2 4 5 लोगों ने मिलके मतलब जो धज्जियां उड़ाई हैं भोजपुरी की, उसके गाने बड़े ही मशहूर रहते हैं जी। डबल मीनिंग की वजह से। हम्म। तो ऐसा है, बहुत बार हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है कि जी। ये यूपी से हैं और बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि यूपी का ये तो ऐसे ऐसे फेमस है, जी। जो भी डांस वगैरह होता है। जी। तो भोजपुरी वाला वो है, अश्लीलता तो है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। बहुत पहले जैसे कि कल्पना जी के गाने होते थे, उदित नारायण जी भोजपुरी में गाया करते थे, तो वो बहुत खूबसूरत गीत होते थे। लेकिन अब अश्लीलता बढ़ गई है और कुछ लोगों की वजह से बढ़ गई है। तो ज़्यादातर मैंने भी भोजपुरी में कोई गीत नहीं गाया है, लेकिन मुझे लैंग्वेज बहुत। अच्छा वंदना जी, मैं आपसे आपका मैंने काफ़ी वक्त ले लिया है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसी बात आपके पेरेंट्स की जो आपको हमेशा याद रहती हो? हाँ, बहुत सारी हैं। लेकिन मुझे जो एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, जब भी मैं अपने हाथ में कलम उठाती हूँ, कि बहुत बार ऐसा हुआ, मैं कुकिंग में बहुत बुरी हूँ, जी। मुझे बिल्कुल नहीं आती। मैं घर में मैंने काम किया आजकल की है, लड़कियों को आती भी कमी है। कम आती है, हाँ, लेकिन मुझे आनी चाहिए थी, जी। लेकिन उस दौर में भी मुझे नहीं आई। हाँ, ये हाँ। लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर थी, उसको आती थी, लेकिन मैं नहीं आती, मुझे जी। नहीं आता था। तो बहुत सारी गाँव की जो औरतें थी, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो यही होता है कि भई कुछ सीख लो, बात सही बात है। रोटियाँ गोल बनाओ, है ना? जी। चावल कच्चे ना हो, दाल अच्छी बननी चाहिए। तो और इसके साथ-साथ वो कुछ कढ़ाई-बुनाई का भी काम सीखो, जी। जी। ससुराल जाओगी तो क्या लेकर जाओगी, है हाँ। ना? वहाँ सजाना भी तो है घर। तो एक लेडी थी हमारे ही गाँव की, और उन्होंने मेरी मम्मी से ये बात बोला कि अरे इसको भी कुछ सुई धागा पकड़ना सिखाओ, ऐसे ही रहेगी क्या? तब मम्मी ने मेरी बोला एक बात जो मुझे हमेशा याद रहती है, कि सारी लड़कियां सुई धागा ही तो नहीं पकड़ेंगी ना, कुछ लोग कलम भी पकड़ने वाली होनी चाहिए, क्या बात और है। मेरी बेटी वो बनेगी। क्या बात तो नो डाउट आज मैं जब कलम उठाती हूँ तो मुझे वो बात मम्मी की हमेशा याद रहती है, और सारे गांव वालों को भी आज मेरे ऊपर गर्व होता है कि हाँ, ये वही वंदना है। क्या हाँ। बात है, ये वही बनना है। हाँ। अच्छी बात है। वंदना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और क्योंकि अभी आपको जाना भी है, आपके पास वक्त भी थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं इसी बीच आपसे 2 4 मिनट की और रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपने भीमराव जी के लिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के लिए आपने जो कुछ लिखा हो थोड़ा बहुत, और वो आप हमें सुनाएं। हाँ, मेरे पास तो पूरा उनके लिए पिटारा है, जी। लेकिन जो मैं उनको हमेशा संबोधित करती हूँ, जो लोगों ने बहुत पसंद किया, हालाँकि उनको किसी एक उसमें पैराग्राफ में समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की, जब मैं उनको नमन करती हूँ, तो वो लोगों को बड़ा पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसी में अपनी बात जी। रख दूँ, जी। है ना? तो कुछ ऐसा है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव, विश्व रत्न, शिक्षा, संघर्ष, सम्मान, स्वाभिमान, सौहार्द के प्रतीक, धैर्यवान, तेजवान, शीलवान, दयावान, विवेकवान, विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के श्रेष्ठ समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, शोषितों, पिछड़ों, नारियों के उद्धारक, उच्चतम 32 डिग्रियों के धारक, भारत का प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, महान होनहार, ईमानदार, लीडर, शोधकर्ता, समानता का हिमायती, बुद्ध का अनुयायी, इंसानियत का सिपाही, निडर, निर्भीक, निश्चल, निष्कपट, निर्मल, निस्वार्थ हृदय का मालिक, एक नहीं 9 भाषाओं के जानकार, कानून के रचनाकार, संविधान के शिल्पकार, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं नमन और वंदन करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बात है। शुक्रिया। अच्छा वंदना जी, बीच में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप किसी को डेट कर रही हैं, या आपको प्यार को लेकर क्या राय है, तो आपने डेट वाला जवाब दे दिया था, बट प्यार वाली बात आप भूल गई थी, तो प्यार को लेकर क्या राय है आपकी? प्यार को लेकर मेरी राय ये है, बहुत कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है प्यार को लेकर, लेकिन मेरा मानना ये है कि प्यार एक जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे कमज़ोर कंधे नहीं उठा पाते हैं। है। और प्यार यकीनन करना ही चाहिए ज़िंदगी में एक बार, क्योंकि अगर आप प्यार नहीं करते हैं तो आप
इंसान होने की शर्त पूरी नहीं कर सकते। मैंने कहा प्यार करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्यार एक पहेली भी है जिसको हाय हाय। आज तक नहीं कोई सुलझा पाया। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार आबाद करता है, कुछ लोग कहते हैं कैद करता है, कुछ लोग कहते हैं बर्बाद करता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्यार एक बार करना चाहिए ताकि जो आपके सीने में पत्थर है वो दिल बन सके। सके। हाँ, और ये एक जिम्मेदारी है जिसे बखूबी निभाओ अपनी ज़िंदगी में। और मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी कभी प्यार करो तो देखो कि हाँ, ये इंसान निभा सकता है कि नहीं। क्या मैंने कहा नहीं। ना कि ये एक ज़िम्मेदारी बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके लिए मजबूत कंधा चाहिए। क्या बात है। जी। शादी को लेकर वंदना की क्या राय है और आपकी नज़र में हस्बैंड कैसा होना चाहिए? शादी से तो अभी ऐसा हो गया है कि डर लगने लगा है, क्योंकि जब भी अभी का जो माहौल चल रहा है जी, तो उस हिसाब से तो लड़कों को डरना चाहिए। नहीं, लड़कियों को भी डर लग रहा है। इतना बुरा माहौल, मतलब ऐसी तैसी हो गई है बिल्कुल। शादी पता नहीं क्या लेवल पे चला गया, जिसको सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता था, है भी, माना भी जाएगा, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बिल्कुल भी अभी डरावना सा रिश्ता हो गया है ये, है ना, खूबसूरत से। लेकिन मतलब शादी से डर लगने लगा डर है। लगने लगा चलिए है। डरते रहिए आप शादी से। अच्छा खैर, जाते जाते एक चीज़ और, हाँ। आपके कोई शेर जो है आप एक बार सुना दीजिए। अ, बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत सारे शेर हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए मैंने पढ़ा था एक बार, मैं वो चाहती हूँ कि मैं सुनाऊँ। जी जी। बाबा साहब की जो कलम है ना, उससे जो क्रांति हुआ, मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ से पढूँ। हाँ, बाबा साहब जब अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और उनके साथ सबसे करीब उनकी कलम था, तो मैंने एक गीत लिखा, मैं वो पढ़ती हूँ, फिर मैं एक शेर सुनाऊँगी। कि तकदीरें बदलती रही हर कदम कदम, हाय हाय। तकदीरें बदलती रही हर कदम कदम, भीम की कलम, हाय हाय। भीम की कलम, क्या बात है। बहुजनों के हर हितों को रात भर लिखती रही, हाय हाय। बहुजनों के हर हितों को रात भर लिखती रही, भीम के नजदीक निंदिया आने से डरती रही, टिमटिमाती रोशनी भी खुद से ही लड़ती रही, हाय हाय। संविधान पूरा होने तक ना लिया था दम, हाय हाय। भीम की कलम, क्या बात है। भीम की कलम, बहुत खूब। जातियों के बीच धर्मों का बना कर के किला, जातियों के बीच धर्मों का बना कर के किला, ढोंगियों पाखंडियों का बढ़ रहा था सिलसिला, उससे लड़ने चल पड़ी वो रंग जिसका था नीला, आहा। बाबा मनु के कानूनों को कर दिया भस्म, हाय हाय। बहुजनों के हर जख्म का बन गई मरहम, आहा। भीम की कलम, भीम की कलम। क्या बात है। क्या बहुत बात है। शुक्रिया। वो शेर कह रही थी आप। हाँ, एक शेर जो लोगों ने बहुत पसंद किया बीच में, मैंने चुनाव के समय में पढ़ा जी था, तो वो ऐसा है कि आपने बोला ना कि काफ़ी लोग नफ़रत भी करते हैं, जी तो ये मैंने वहीं से 4 मिसरे सुनाए जी। थे कि नफ़रत करोगे तो हम भी आदर भूल जाएंगे, हाय हाय। नफरत करोगे। हाँ, तो हम भी आदर भूल जाएंगे, हाँ हाँ। और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे, क्या बात है। प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, हाँ हाँ।
प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ। हाँ हाँ। हम भीम की औलाद हैं, हम स्कूल जाएंगे। अरे हम वाह वाह फूले की वाह वाह, औलाद हैं, हम स्कूल जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वंदना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके बारे में जान के, आपके देश के प्रति, और बाबा बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में जानकर आपसे जी। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे टॉक शो में आने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थी वंदना सिद्धार्थ जी, जो कि यूपी से आई हुई थी, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को आज के पॉडकास्ट का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।